Hello everyone, I am Sunny, your physics teacher. Welcome back to my YouTube channel. वर्क पावर एनर्जी के आज के इस लेक्चर में हमें वर्क एनर्जी थ्योरम को पढ़ेंगे, जो कि वर्क पावर एनर्जी यूनिट की बैकबोन होती है। और फिर उसके बाद में वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स को भी सोल्व करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है या वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? सम ऑफ वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के, या फाइनल काइनेटिक एनर्जी के 2 माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के 1। ठीक है, एक जनरल सिनारियो मान रहा हूं मैं। मान लो किसी ब्लॉक के ऊपर क्या क्या फोर्सेज एक्ट हो रहे हैं, क्या क्या फोर्सेज एक्ट हो सकते हैं। एक्सटर्नल, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव और सूडो फोर्स। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम को हम कैसे भी लिख सकते हैं, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय सूडो फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के, या K2 माइनस K1। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है? वर्क सम ऑफ वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय सूडो फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, या K2 माइनस K1। अब इसको प्रूव और करेंगे, इसका प्रूफ देखो। वर्क एनर्जी थ्योरम का प्रूफ देखो। किसी पार्टिकल के ऊपर यहाँ पे अगर मैं जनरल सिनारियो की बात करूं तो 4 फोर्स एक्ट कर सकते हैं, 4 डिफरेंट टाइप के। एक्सटर्नल, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव और सूडो। तो एक्सटर्नल फोर्स प्लस कंजर्वेटिव फोर्स प्लस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वेक्टर सम है ये, प्लस सूडो फोर्स, क्या नेट फोर्स के बराबर नहीं होगा पार्टिकल पे? और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग नेट फोर्स किसके बराबर होगा? मास ऑफ द पार्टिकल इनटू में एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, या m dv बाय में dt। ठीक है, अब दोनों तरफ dx से मल्टीप्लाई कर दो। f एक्सटर्नल dx प्लस f कंजर्वेटिव dx प्लस f नॉन कंजर्वेटिव dx प्लस सूडो फोर्स dx इज इक्वल टू m dv बाय dt इंटू में dx। तो इसको देखो, मैं यहाँ पे कैसे लिख सकता हूँ, dx बाय dt इंटू में dv, ऐसे लिख सकता हूँ ना, dx बाय dt इंटू में dv। और dx बाय dt v के वेलोसिटी के ही बराबर होता है, dx बाय dt इज इक्वल टू v। तो यहाँ पे dx बाय dt को v पुट कर दो। ठीक है, अब क्या करो, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन बोथ साइड्स। तो अब देखो, लोअर लिमिट में ये क्या आएगी? v1, अपर लिमिट v2, इनिशियल वेलोसिटी v1, फाइनल वेलोसिटी v2। अब ये देखो, ये क्या है? इंटीग्रेशन f एक्सटर्नल dx, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय सूडो फोर्स। क्या हो गया ये? सम ऑफ वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज, और ये किसके बराबर आया? m बाय में 2 v स्क्वायर, लोअर लिमिट v1, अपर लिमिट v2।
तो ये क्या हो जाएगा, हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। तो सम ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस कंजर्वेटिव फोर्स प्लस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस सूडो फोर्स, सम ऑफ वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज, ये किसके बराबर आया, हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस हाफ एम v1 स्क्वायर के बराबर। हाफ एम v2 स्क्वायर ये क्या हो जाएगी, पार्टिकल की फाइनल काइनेटिक एनर्जी मतलब K2। हाफ एम v1 स्क्वायर ये क्या हो जाएगी, पार्टिकल की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मतलब K1। तो ये क्या आ गया, K2 माइनस K1। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू डेल्टा के भी लिख सकता हूं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये हो गया प्रूफ ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, सम ऑफ वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। अब हम एक स्पेशल केस पढ़ते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, मान लो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स 0 है, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी 0 है, वर्क डन बाय सूडो फोर्स भी 0 है। मतलब पार्टिकल का मोशन गवर्न हो रहा है अंडर द एक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स ओनली, या व्हेन पार्टिकल मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेज ओनली। ठीक है, कहने का मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट नहीं करेंगे या एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा या सूडो फोर्स एक्ट नहीं करेगा। कहने का मतलब ये है कि एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन 0 आए, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का भी वर्क डन 0 हो और सूडो फोर्स का भी वर्क डन 0 हो, केवल कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन आए केवल पार्टिकल पे, मतलब पार्टिकल मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेज ओनली। तो देखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे 0 पुट कर दो, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का भी वर्क डन 0 पुट कर दो, सूडो फोर्स का भी वर्क डन 0 पुट कर दो। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ये किसके बराबर आ जाएगा, K2 माइनस K1 के, फ्रॉम दिस वर्क एनर्जी थ्योरम। और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेज क्या होता है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ये हमें पता है, इज इक्वल टू K2 माइनस K1। या ऐसा बोल दो U1 माइनस U2, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या होगा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेज। इस K1 को इस तरफ ले आओ, U1 प्लस K1, इस U2 को उस तरफ ले जाओ, इज इक्वल टू U2 प्लस K2। तो यहां पे देख सकते हो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, E1 इज इक्वल टू E2। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी। तो जब हमारा पार्टिकल मूव करे अंडर द एक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेज ओनली, मतलब एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन 0 हो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन 0 हो, सूडो फोर्स का भी वर्क डन 0 हो, मतलब हमारा पार्टिकल अंडर द एक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेज ओनली मूव करे, तो क्या होगा, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होगी। या मैं ये बोलूं K प्लस U कॉन्स्टेंट होगी, मतलब E मैकेनिकल एनर्जी पार्टिकल की क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट। यही क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन मतलब जब हमारा पार्टिकल मूव करे
ओनली अंडर द एक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेज, तो पार्टिकल की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन आप अप्लाई कर सकते हो कब, जब हमारा पार्टिकल केवल अंडर द एक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेज मूव करे। ठीक है, तो ये हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम थी, वर्क एनर्जी थ्योरम का प्रूफ है। और एक ये स्पेशल केस कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मतलब जब हमारा पार्टिकल मूव करे ओनली अंडर द एक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेज, मतलब एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन 0, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन 0, सूडो फोर्स का वर्क डन 0। तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन 0 पुट कर दो इस वर्क एनर्जी थ्योरम में, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन 0 पुट कर दो, सूडो फोर्स का वर्क डन 0 पुट कर दो, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ जाएगा। ये हमें पता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो U1 प्लस K1 इज इक्वल टू U2 प्लस K2, मतलब इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, या K प्लस U इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यही होता है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, तो अब हमें वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स को सोल्व करते हैं। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम ये है, सम ऑफ वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। इसी वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे अब हम। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है। मान लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी है, और ये क्या है, अर्थ सरफेस या ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड से h हाइट ऊपर मैंने m मास के ब्लॉक को रेस्ट से रिलीज कर दिया, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, तो क्या होगा, ये हमारा ब्लॉक नीचे आएगा, एक्सेलरेट होगा, ब्लॉक की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, तो एक टाइम पे ग्राउंड पे टकरा जाएगा। तो फाइंड आउट क्या करना है, जब ये हमारा ब्लॉक h/2 हाइट नीचे आया होगा, तो इस ब्लॉक की वेलोसिटी v1 फाइंड आउट करनी है। कितना नीचे आया होगा, h/2 हाइट नीचे, तो इस ब्लॉक की वेलोसिटी v1 फाइंड आउट करनी है। और ये जब ब्लॉक इस ग्राउंड को जस्ट टकराने वाला होगा, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, इस ब्लॉक की वेलोसिटी v2 फाइंड आउट करनी है। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम का ही यूज करना है और किसी का यूज नहीं करना, तो v1 और v2 फाइंड आउट करनी है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो अभी यहाँ पे देखो, इस ब्लॉक पे केवल mg ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट माना गया है, अगर ना दे रखा हो तो ध्यान रहे। तो यहाँ पे देखो हवा नहीं मानी गई है, और इस m मास के ब्लॉक पे केवल mg फोर्स एक्ट करेगा ना, और mg क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो केवल कंजर्वेटिव फोर्स के अंडर ही ये ब्लॉक एक्सेलरेट होगा टुवर्ड्स ग्राउंड। तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी मैं अप्लाई कर सकता हूं, क्योंकि इस ब्लॉक में केवल कंजर्वेटिव फोर्स ही अप्लाई हो रखे हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन आप लगा सकते हो, क्योंकि इस ब्लॉक का मोशन गवर्न किया जा रहा है ओनली बाय mg ग्रेविटेशनल फोर्स, हवा को नहीं माना गया है, एयर रेजिस्टेंस को। तो अब देखो ये जो ग्राउंड है ना, ग्राउंड लेवल, इस ग्राउंड लेवल की मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 मान के चल रहा हूँ रेफरेंस के तौर पे, आप कहीं पे भी 0 मान सकते हो। मैंने ग्राउंड लेवल पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लिया रेफरेंस के तौर पे। और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये ब्लॉक है mg ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स के अंडर ही तो मूव करेगा, एक्सेलरेट होगा। ठीक है, तो इसलिए मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो। तो मैं ये जो ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट, ए से
बी के लिए मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करूंगा। ई ए इज इक्वल टू ई बी। ए पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर होगी? मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी। ठीक है, तो ये देखो ये ब्लॉक जैसे नीचे जा रहा है ना, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी क्योंकि रफ्तार बढ़ेगी, एक्सेलरेट होगा, जी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होगा, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, लेकिन इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी घटती जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का सम एट एनी पोजीशन ए टू सी वो क्या रहना है? कांस्टेंट रहना है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। तो ए से बी के लिए मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहा हूं। ए पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी ई ए है और वो किसके बराबर होगी? ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है क्योंकि मैंने इस ब्लॉक को रेस्ट से रिलीज किया है, प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस ब्लॉक एट पॉइंट ए, वो क्या होगी? mgh। ये किसके बराबर आएगा? बी पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी के, बी पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर होगी? काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच बाई टू, क्योंकि ये एच बाई टू है तो ये भी तो एच बाई टू हो गया ना। तो यहां पे देखो हाफ एम वी वन स्क्वायर किसके बराबर आ गया? एम जी एच बाई टू। तो m बाई टू से m बाई टू कैंसल, तो v1 आ गया रूट जी एच। अब निकालना है मैंने v2, वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, v2 फाइंड आउट करना है। तो अब मैं क्या करूंगा? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करूंगा ए से सी के लिए। आप चाहे तो बी से सी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। मैं यहाँ पे ए से सी के लिए मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर रहा हूं। ई ए इज इक्वल टू ई सी। ई ए पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी पार्टिकल की या ब्लॉक की? काइनेटिक एनर्जी जीरो प्लस पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच इज इक्वल टू सी पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम वी टू स्क्वायर प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो। तो यहाँ पे v2 देखो ये कितना आया? रूट टू जी एच। ठीक है, तो v1 और v2 हमने फाइंड आउट कर लिया यूजिंग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि इस ब्लॉक का मोशन केवल mg ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर गवर्न हो रहा है। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन तो मैं लगा ही सकता हूं क्योंकि mg ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। mg के अलावा और कोई फोर्स थोड़ी ना लग रहा है। मैंने एयर रेजिस्टेंस को तो मानना ही नहीं, हवा को तो मानना ही नहीं था। अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या बोला गया है? न्यूमेरिकल नंबर सेकंड न्यूमेरिकल में क्या कहा गया है? मान लो ये तो छत है और इस छत से मैंने एक धागा बांध दिया, थ्रेड, जिसकी लंबाई कितनी है? L। ठीक है, और इस वर्टिकल के साथ ये एंगल कितना बना रहा है? थीटा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी है और कोई हवा नहीं मानी गई है, नो एयर। एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया गया, वैक्यूम में काम हो रहा है। तो यहां पे मैंने क्या किया? m मास का बॉब बांध दिया इस धागे के इस एंड पे और ये एंगल थीटा गिवन है, तो इस पोजीशन से मैंने इस बॉब को रेस्ट से रिलीज कर दिया, रिलीज फ्रॉम रेस्ट, ऐसे छोड़ दिया। तो क्या होगा? ये बॉब कुछ ऐसे ऐसे मूव करेगा ना, ये धागा स्ट्रेट रहेगा। ठीक है, अब इस धागे में टेंशन की बात नहीं करूंगा मैं। तो फाइंड आउट क्या करना? जैसे बॉब ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, जब ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा ना, तो इस बॉटम मोस्ट पॉइंट पे इस बॉब की रफ्तार v1 वो कितनी होगी, ये फाइंड आउट करना है।
तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो इस लेवल को मैं रेफरेंस के तौर पे मान के चल रहा हूं। इस लेवल पे मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान के चल रहा हूं रेफरेंस के तौर पे। इस लेवल को, जिस लेवल पे जब हमारा ये बोब बॉटम मोस्ट पॉइंट पे पहुंचा होगा, उस लेवल पे मैं रेफरेंस के तौर पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान के चल रहा हूं। ठीक है, तो अब देखो ये मान लो आई एच, तो ये पूरी कितनी होगी, एल के बराबर लेंथ ऑफ दी स्ट्रिंग। ठीक है, ये पूरी एल और ये एच, मान लो ये एच है, और ये कितनी होगी, एल कोस थीटा के बराबर। सही बात है, तो ये एच एच किसके बराबर हो जाएगी, एल इंटू में 1 माइनस कोस थीटा के बराबर। और देखो ये जो टेंशन फोर्स रहेगा रस्सी में, टेंशन की वजह से इस बॉब पे टेंशन फोर्स जो आएगा वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर होगा ना, तो वर्क डन बाय टेंशन फोर्स तो जीरो होगा। टेंशन आएगी रस्सी में, बिल्कुल उस टेंशन का जिक्र नहीं कर रहा है, कहां कहां पे किस पोजीशन पे कितनी आएगी रस्सी में टेंशन, यहाँ पे मैं उसका जिक्र नहीं कर रहा। लेकिन ये बात पक्की है, जैसे ब्लॉक यहाँ से यहाँ मूव करेगा ना, तो वर्क डन बाय टेंशन फोर्स जीरो आएगा। वो क्यों, क्योंकि टेंशन फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर रहेगा, इसलिए वर्क डन बाय टेंशन फोर्स तो जीरो आएगा। और एक इस ब्लॉक पे mg फोर्स और आएगा, दो ही तो फोर्स आएंगे, टेंशन और एक mg, और वर्क डन बाय टेंशन जीरो आ गया। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं ना कि इसका मोशन गवर्न हो रहा है बाय ओनली mg ग्रेविटेशनल कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि वर्क डन बाय टेंशन फोर्स जीरो आया। मोशन गवर्नड, गवर्न का मतलब क्या है, मोशन गवर्नड बाय ओनली mg ग्रेविटेशनल कंजर्वेटिव फोर्स, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे वर्क डन बाय टेंशन फोर्स जीरो है, तो इसका मतलब यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन में अप्लाई कर सकता हूं, बिल्कुल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन आप अप्लाई कर सकते हो, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर सकते हो। इस बॉब की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी, ये आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि वर्क डन बाय टेंशन फोर्स जीरो। तो अब देखो ये तो ए पॉइंट था, ये बी बॉटम मोस्ट पॉइंट है, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, ई ए इज इक्वल टू ई बी। ए पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी इस बॉब की वो कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी तो जीरो क्योंकि रेस्ट से रिलीज किया, प्लस पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच कितनी आई, एल इंटू में 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू बी पॉइंट पे बॉब की मैकेनिकल एनर्जी, बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी वन स्क्वायर, और इस लेवल पे मतलब बी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो यहां से देखो वी वन स्क्वायर बाय में टू, ये कितना आया, जी एल इंटू में 1 माइनस कोस थीटा, तो वी वन कितना आ गया, रूट 2gl 1 माइनस कोस थीटा, ये हमारा आंसर हो गया, यही फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो जब ये हमारा बॉब बॉटम मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा ना, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे रफ्तार इतनी होगी, स्पीड। ठीक है, और वर्क डन बाय टेंशन फोर्स हमेशा जीरो रहेगा, किसी भी जर्नी में, जर्नी का जो इंटरवल होगा उस इंटरवल में वर्क डन बाय टेंशन फोर्स जीरो ही आएगा। तो यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूं क्योंकि वर्क डन बाय टेंशन फोर्स जीरो है, तो इसका मोशन गवर्न हो रहा है ओनली बाय mg ग्रेविटेशनल कंजर्वेटिव फोर्स, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी इस बॉब की। ठीक है, तो इस बॉब की, जैसे बॉब नीचे आता जा रहा है, नीचे आते जा रहा है, तो इस बॉब की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो कम होती जा रही है, तो इसका मतलब इस बॉब की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ना चाहिए, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम
कांस्टेंट रहेगा, मतलब मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। तो ये बॉब जब मैंने यहाँ से ए पोजीशन से रेस्ट से रिलीज किया तो ये बॉब जैसे ऐसे आएगा तो इस बॉब की रफ्तार बढ़ती जाएगी। इस बी पॉइंट पे बॉब की रफ्तार मैक्सिमम होगी और वो इतनी होगी, ठीक है, v1 के बराबर, जो कि मुझे निकालना था, ये हमारा आंसर था। और फिर ये बॉब ऊपर जाएगा तो एक पोजीशन पे रेस्ट पे तो जरूर आएगा, ये बॉब ऐसे ऊपर जाएगा तो इस बॉब की रफ्तार को अब कम होना पड़ेगा, क्योंकि अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी ना, ये जैसे ऊपर जाता जा रहा है तो इसकी रफ्तार लगातार कम होती जाएगी, तो फाइनली ये रेस्ट पे भी आएगा, ठीक है। तो ए बी, ये मान लो पोजीशन सी, तो ए से सी के लिए भी आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो। ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी जीरो, सी पॉइंट पे भी काइनेटिक एनर्जी जीरो, तो इसका मतलब जो ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वही सी पॉइंट पे भी होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये एंगल थीटा था ना, तो ये एंगल भी क्या आएगा, थीटा आएगा। तो फिर अब ये वो वापिस आएगा, स्पीड बढ़ेगी, इस बी पॉइंट पे रफ्तार अगेन मैक्सिमम होगी इतनी, फिर स्पीड घटेगी, ए पॉइंट पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा, फिर स्पीड बढ़ेगी, बी पॉइंट पे स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी, फिर स्पीड घटेगी, ए सी पॉइंट पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा। तो ये यहाँ पे ओसिलेट करता रहेगा, ओसिलेशंस कंटिन्यू, जब तक हम इसको बाहर से इंटरप्ट नहीं करेंगे तो ये ओसिलेशंस जारी रहेंगे। क्योंकि यहाँ पे मैंने एयर को नहीं माना है, ऐसा इसलिए है, एयर को नहीं माना इसलिए तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया। अगर एयर होती तो ये ऐसे करता 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 फाइनली यहाँ पे रुक जाना था, टाइम भले ही ज्यादा लगता अगर एयर होती तो एयर की वजह से क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी का लॉस लगातार होता रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एयर को नहीं मानना तो ये ऐसे 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 ओसिलेशन इसकी जारी रहेगी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी। एयर होती तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड नहीं होती, ये ऐसे ऐसे यहाँ पे रुक जाता। तो हवा क्या है, मैकेनिकल एनर्जी को खा जाती है, लेकिन यहाँ पे एयर को नहीं मानना, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, क्योंकि वर्क डन बाय टेंशन फोर्स तो जीरो आना ही है। और इस बॉटम मोस्ट पॉइंट पे इस बॉब की रफ्तार मैक्सिमम होगी, इतनी होगी, और ये मुझे फाइंड आउट करनी थी। तो अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, न्यूमेरिकल नंबर थर्ड। थर्ड न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और मान लो ये ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड के लेवल पे मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को जीरो माना है रेफरेंस के तौर पे, ठीक है। आप कहीं पे भी जीरो मान सकते हो रेफरेंस के तौर पे, लेकिन मैंने ग्राउंड लेवल पे अपने पास से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को जीरो माना है। तो ग्राउंड पे 2 kg का ब्लॉक रखा हुआ था, ठीक है, रेस्ट पे था। मैंने क्या किया, अपने हाथों से इस ब्लॉक को उठाया और ऐसे ऐसे ले गया, इस पाथ को फॉलो करवाते हुए। इस ब्लॉक को मैंने रेस्ट से उठाया, रेस्ट से ध्यान रहे, और इस पाथ को ऐसे फॉलो करवाते हुए इस 2 kg ब्लॉक को यहां पे ले गया। और इस 2 kg ब्लॉक की रफ्तार है, ये ए पॉइंट मान लो, ये बी पॉइंट। तो इस 2 kg ब्लॉक को रेस्ट से उठाया मैंने, इस पाथ के थ्रू ऐसे ऐसे ले गया। तो जब ये हमारा ब्लॉक इस बी पॉइंट पे पहुंचा ना, तो 2 kg ब्लॉक की रफ्तार है 10 मीटर पर सेकेंड, और ये हाइट 10 मीटर गिवन है। तो ध्यान रहे, फिर से मैं दोहराता हूं क्या हुआ है, 2 kg ब्लॉक को मैंने अपने हाथों से रेस्ट से उठाया ग्राउंड से, और ये ऐसे पाथ फॉलो करवाते हुए ले गया बी पॉइंट तक। और बी पॉइंट पे इस 2 kg ब्लॉक की रफ्तार गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड। ए पॉइंट पे रफ्तार क्या है, जीरो, रेस्ट पे था 2 kg ब्लॉक, रेस्ट से उठाया था। तो फाइंड आउट क्या करना है,
वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, मतलब जो हमारा हाथ था ना वही तो एक्सटर्नल फोर्स का काम करेगा, या वर्क डन बाय अस, वर्क डन बाय अस फाइंड आउट करना है ऑन 2 kg ब्लॉक। मैं अपने हाथों से उठा के लेके गया हूं ना इस 2 kg ब्लॉक को ए पॉइंट से रेस्ट से बी पॉइंट तक, और बी पॉइंट पे 2 kg ब्लॉक की रफ्तार 10 मीटर पर सेकंड गिवन है। तो ऐसा करने में वर्क डन बाय माई हैंड या वर्क डन बाय अस फाइंड आउट करो ए से बी तक ले जाने में। तो इसमें 4 ऑप्शन गिवन है। ए ऑप्शन में क्या गिवन है, 100 जूल, बी ऑप्शन में 200 जूल, सी ऑप्शन में 300 जूल, और डी ऑप्शन में -100 जूल। ऑब्वियसली इन चारों में से कोई एक ही करेक्ट है। तो अब देखो मैं यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने जा रहा हूं इस ब्लॉक पे, फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करने जा रहा हूं मैं ये, ठीक है। तो इस पे देखो 2 kg ब्लॉक पे 2 ही फोर्स आए होंगे, एक तो mg फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स आया होगा जो कि कंजर्वेटिव है, और mg भी कितना आया होगा, 2 न्यूटन। और क्योंकि मैं इस 2 kg ब्लॉक को अपने हाथों से उठा के लेके गया हूं तो मेरे हाथ में भी 2 kg ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई कराया होगा, वो चाहे वेरिएबल रहा हो लेकिन फोर्स जरूर आएगा कुछ भी। तो एक तो आएगा एक्सटर्नल फोर्स बाय माई हैंड, वो चाहे वेरिएबल ही क्यों ना हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तो 2 ही फोर्स एक्ट करेंगे, और यहाँ पे ऐसा एयर है या नहीं है ऐसा कुछ गिवन नहीं है ना, तो जब ऐसा हो तो इसका मतलब क्या अंडरस्टूड होता है, नो एयर, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करते हो ए से बी के लिए इस 2 kg ब्लॉक पे, तो वर्क डन बाय mg कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स या वर्क डन बाय मी या वर्क डन बाय अस, वो क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक ऑफ m2 फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0, फाइनल स्पीड का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 माइनस इनिशियल स्पीड 0 का स्क्वायर 0। तो ये कितना आ गया 100, क्योंकि 2 से 2 कैंसल। और देखो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स mg कंजर्वेटिव फोर्स, वो क्या आएगा, इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होता है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 माइनस फाइनल mgh, m2 g10 h10 प्लस वर्क डन बाय अस या वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स या वर्क डन बाय माई हैंड इज इक्वल टू 100। तो वर्क डन बाय अस ये कितना आ गया, 10 दाई 100 दूनी 200, 200 प्लस 100 300 जूल आ गया। हैंस ऑप्शन सी इज करेक्ट, ये हमारा आंसर हो गया। तो यहां पे देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में बढ़त, इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जब हमारा ब्लॉक ए से बी जाता है तो इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना आया, mgh, क्योंकि इनिशियली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, m2g10h10, तो 200 जूल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई है, और ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ी है, तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी वो क्या हो गया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, तो हाफ m2 v स्क्वायर 100, तो ये आ गया 100 जूल। तो देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ी है ब्लॉक की,
और काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ी है ब्लॉक की। तो टोटल कितनी बढ़ी? 200 प्लस 100, 300 जूल एनर्जी बढ़ेगी ब्लॉक की। ठीक है। तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी ब्लॉक की कितनी थी? 0। तो फाइनल मैकेनिकल एनर्जी ब्लॉक की कितनी होगी? 200 प्लस 100, 300 जूल। इस 300 जूल को प्रोवाइड करने वाला भी तो होना चाहिए ना। मतलब 200 इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, 100 जूल इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी बढ़ेगी? 200 प्लस 100, 300 जूल। तो इसको प्रोवाइड करने वाला भी तो होना चाहिए ना। वो कौन प्रोवाइड करवाएंगे? हम, हमारा हाथ या एक्सटर्नल एजेंट। तो वर्क डन बाय अस कितना आया? 300 जूल। तो इसका मतलब है ये 300 जूल हमने प्रोवाइड करवाई है इस 2 केजी ब्लॉक को एनर्जी 300 जूल। जब मैं इस ब्लॉक को ए से बी लेके गया हूं तो मैंने इस ब्लॉक को कितनी एनर्जी डिलीवर की? 300 जूल। 200 जूल तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में बढ़त दिखाई दी और 100 जूल काइनेटिक एनर्जी में बढ़त दिखाई दी। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। न्यूमेरिकल नंबर 4। न्यूमेरिकल नंबर 4 में देखो क्या गिवन है। मान लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी है और हवा को यहां पे माना गया है एयर है, देयर इज एयर। बिल्कुल रियल सिचुएशन है ये। और मान लो ये ग्राउंड है। ग्राउंड लेवल पे मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को 0 ले लिया रेफरेंस के तौर पे। आप कहीं पे भी ले सकते हो 0, मैंने ग्राउंड पे ही ले लिया। ग्राउंड से h हाइट ऊपर m मास को ब्लॉक को मैंने रेस्ट से रिलीज कर दिया, ऐसे छोड़ दिया, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। ठीक है। तो देखो यहां पे क्या है? हवा है। ये क्या है? एयर के मोलिक्यूल्स। ये क्या है? एयर के मोलिक्यूल्स, एयर मोलिक्यूल्स। तो जैसे मैं इस ब्लॉक को रिलीज करूंगा तो ये ब्लॉक एक्सेलरेट होगा, तो मतलब इस ब्लॉक की वेलोसिटी बढ़ेगी। लेकिन ब्लॉक का एक्सेलरेशन घटेगा तो ब्लॉक की रफ्तार तो बढ़ती जाएगी। वो क्यों घटेगा? ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्यों घटेगा? क्योंकि जो एयर रेजिस्टेंस फोर्स है ना एम मास के ब्लॉक पे ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा, रहेगा तो एम जी से ही कम। लेकिन जैसे ही ब्लॉक नीचे की तरफ एक्सेलरेट होगा, रफ्तार बढ़ती जाएगी इस ब्लॉक की, तो एयर रेजिस्टेंस अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा और उस एयर रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे तो एयर रेजिस्टेंस भी है हवा के कारण, क्योंकि यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये जब ग्राउंड को हिट करने वाला होगा ना, जस्ट बिफोर हिटिंग ग्राउंड, इस एम मास ब्लॉक की वेलोसिटी √2gh नहीं होगी, क्योंकि अब यहाँ पे हवा है, यहाँ पे हवा एनर्जी को खाने वाली है, मैकेनिकल एनर्जी को खाने वाली है, तो √2gh से कम ही होगी। और वो कितनी गिवन है? 1.2 रूट जी एच। ऑब्वियसली ये √2gh से कम ही है और होनी भी चाहिए। तो यहाँ पे हवा को माना गया है ग्राउंड से h हाइट ऊपर मैंने m मास के ब्लॉक को रेस्ट से रिलीज कर दिया, तो इस ब्लॉक की रफ्तार बढ़ती जाएगी, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इस m मास ब्लॉक की वेलोसिटी गिवन है 1.2 इंटू में √gh। तो यहाँ पे वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस फोर्स फाइंड आउट करना फ्रॉम ए टू बी। वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस फोर्स ए टू बी, ये फाइंड आउट करना है। अब इसको सोल्व करते हैं। तो अब देखो इस ब्लॉक पे कौन से फोर्स आएंगे? एम मास के ब्लॉक पे एक तो एम जी फोर्स आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज कंजर्वेटिव। और मान लो ये मेरा एम मास का ब्लॉक समवेयर इन बिटवीन ए एंड बी है यहाँ पे,
और इस ब्लॉक की रफ्तार नीचे की तरफ है v है समथिंग। तो इस रफ्तार के कारण ड्यू टू एयर मॉलिक्यूल्स इस m मास के ब्लॉक पे एयर रेजिस्टेंस फोर्स आएगा ऊपर की तरफ। इसकी नेचर कैसी होती है, जैसे के वी स्क्वायर होगा, ऐसी कुछ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ द ब्लॉक और डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में आता है एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस फोर्स भी आएगा जो कि वेरिएबल फोर्स है। जैसे ब्लॉक नीचे आता जाएगा रफ्तार बढ़ेगी, v बढ़ेगी, तो एयर रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, तो एयर रेजिस्टेंस तो वेरिएबल फोर्स है। लेकिन mg ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट रहेगा क्योंकि सारा काम नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ हो रहा है। तो a से b के लिए मैं यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर रहा हूं। वर्क एनर्जी थ्योरम a से b के लिए, ठीक है। तो अब देखो a से b तक वर्क डन बाय mg फोर्स प्लस वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस किसके बराबर आएगा, यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ m फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब 1.2 का स्क्वायर और रूट gh का स्क्वायर तो gh ही हो जाएगा, माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर 0। ठीक है, और वर्क डन बाय mg ग्रेविटेशनल फोर्स वो कितना आएगा, देखो दो ही फोर्स एक्ट कर रहे हैं mg और एयर रेजिस्टेंस। mg कंजर्वेटिव फोर्स है, mg तो कंजर्वेटिव फोर्स है ना, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेज क्या होता है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन बाय mg कंजर्वेटिव फोर्स क्या आएगा, ua माइनस ub, ua कितना mgh माइनस ub 0 प्लस वर्क डन बाय एयर इज इक्वल टू हाफ m 1.2 का स्क्वायर gh। तो यहां से वर्क डन बाय एयर ये कितना आ जाएगा, यहां से वर्क डन बाय एयर नेगेटिव आएगा क्योंकि हवा मैकेनिकल एनर्जी को खाती है। कितना आएगा, माइनस 0.28 mgh। ये नेगेटिव ही क्या दिखा रहा है कि ए से बी तक हवा ने मैकेनिकल एनर्जी खाई होगी, तो इसलिए वर्क डन बाय एयर नेगेटिव आएगा माइनस 0.28 mgh। ठीक है, यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहने वाली क्योंकि यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस फोर्स भी है ना, तो पूरा मोशन mg ग्रेविटेशनल कंजर्वेटिव फोर्स के अंडर थोड़ी ना है, एयर रेजिस्टेंस भी है, तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहने वाली। जैसे ब्लॉक ए से बी की तरफ है, इस ब्लॉक मूव करेगा रफ्तार बढ़ती जाएगी, तो इस ब्लॉक की है ना मैकेनिकल एनर्जी लगातार कम होती जाएगी। बी पॉइंट पे जैसे ये ब्लॉक पहुंचेगा ना, तो इस बी पॉइंट पे इस ब्लॉक की मैकेनिकल एनर्जी इस पूरी जर्नी में मिनिमम होगी। ठीक है, और इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी इस ब्लॉक की लगातार खत्म हो रही है, लॉस्ट हो रही है। उसको कौन खा रहा है, हवा के मॉलिक्यूल्स। तो हवा मैकेनिकल एनर्जी को खाती है, तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहने वाली, कांस्टेंट नहीं रहने वाली। तो अब देखो लास्ट न्यूमेरिकल, फिफ्थ न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। मान लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, और ये छत है, छत से एक थ्रेड बंधा हुआ है, इस थ्रेड की लंबाई कितनी है, 1 मीटर। ठीक है, और इस थ्रेड के या मासलेस स्ट्रिंग के इस एंड पे एक बॉब बंधा हुआ है। इस बॉब की जो मास है वो कितनी की बना, 200 ग्राम। ठीक है, और ये पोजीशन कैसी गिवन है कि ये एंगल कितना है, 53 डिग्री। अब मैंने इस बॉब को यहां से रेस्ट से रिलीज कर दिया, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम दिस
पोजीशन, इस बॉब को इस पोजीशन से मैंने रेस्ट से रिलीज कर दिया, तो ये बॉब कुछ ऐसा रास्ता लेगा। और यहां पे हवा को माना गया है, देयर इज एयर, हवा के मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, ठीक है, हर जगह। तो यहां से यहां तक इस बॉब की रफ्तार बढ़ेगी बढ़ेगी। यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन आप नहीं लगा सकते क्योंकि हवा है, तो यहाँ पे मैक्सिमम होगी स्पीड, फिर स्पीड घटेगी यहां से यहां तक। और ऐसा गिवन है कि ये बॉब एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आता है, किस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, ठीक है, एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आता है इस पोजीशन पे। और ये एंगल कितना गिवन है, 45 डिग्री, ठीक है। तो क्या फाइंड आउट करना है, ए से बी तक वर्क डन बाय एयर, वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। जैसे ये बॉब इस पाथ को फॉलो करते हुए, सर्कुलर आर्क को पाथ को फॉलो करते हुए ए से बी तक पहुंचा है, रेस्ट से रेस्ट, तो ए से बी तक जाने में वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस फोर्स फाइंड आउट करो। इसमें 4 ऑप्शन गिवन है, ए बी सी डी। ए ऑप्शन में कितना गिवन है, -0.114 जूल, बी ऑप्शन में -0.214 जूल, सी ऑप्शन में -0.314 जूल, डी ऑप्शन में -0.414 जूल, ठीक है। तो ए से बी तक वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस फोर्स फाइंड आउट करना है, और ये 4 ऑप्शन गिवन है। तो यहां पे देखो, इस मासलेस स्ट्रिंग या धागे में टेंशन जो भी आएगी मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन टेंशन डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर है, तो वर्क डन बाय टेंशन फोर्स फ्रॉम ए टू बी वो तो 0 होगा, ठीक है। तो अब देखो, ये जो लेवल है ना, जब मेरा पार्टिकल इस बी पोजीशन पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आया है, इस लेवल पे मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान के चल रहा हूं रेफरेंस के तौर पे, ठीक है। और मान लो ये हाइट होगी h, ठीक है। तो ये h आप क्या निकाल सकते हो, हालांकि निकालना h नहीं है, निकालना है ए से बी तक वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस फोर्स। लेकिन कहीं ना कहीं वो निकलेगा कैसे, जब आपको इस h का पता होगा। इस h को हम निकाल सकते हैं कैसे, ये राइट एंगल ट्रायंगल लो, मान लो ये O पॉइंट है और ये C है और ये D है, OD का पता लगाओ, OD का पता लगाओ, वो कितना आएगा 1 cos 45, क्योंकि इस रस्सी की लंबाई 1 मीटर, तो ये OD ये कितना आ जाएगा 1 cos 45 डिग्री या 1/√2। OC ये कितना आएगा फ्रॉम दिस राइट एंगल ट्रायंगल, OAC राइट एंगल ट्रायंगल, OC कितना आएगा 1 cos 53, ये इतना आएगा, या cos 53 के बराबर, cos 53 की वैल्यू होती है 0.6। तो CD या H ये किसके बराबर आई, OD माइनस OC, मतलब 1/√2 माइनस 0.6। यूजिंग कैलकुलेटर ये कितना आता है, ये आता है 0.107 मीटर, ठीक है। तो अब देखो ए से बी के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर दो, वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर दो ए से बी की जर्नी के लिए, रेस्ट टू रेस्ट। तो यहां पे देखो कौन से फोर्स आए होंगे ए से बी तक, एक तो mg ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स, और एक टेंशन फोर्स, और एक एयर रेजिस्टेंस फोर्स भी आया होगा। तो वर्क डन बाय mg कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय टेंशन
प्लस वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। रेस्ट से रेस्ट है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो हो जाएगा 0, और वर्क डन बाय टेंशन 0, और वर्क डन बाय mg कंजर्वेटिव फोर्स वो क्या आएगा, u इनिशियल माइनस u फाइनल, मतलब ua इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस ub फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ua वो कितना हो जाएगा mgh, m 0.2, g 10, h 0.107 माइनस ub 0, और वर्क डन बाय टेंशन 0, और वर्क डन बाय एयर ये ऐसे लिख दिया इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0। तो वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस ये कितना आएगा, नेगेटिव आएगा, तो माइनस ऑफ दिस हो जाएगा वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, रेस्ट टू रेस्ट, ये आएगा माइनस 0.214 जूल। ये हमारा आंसर हो गया, हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो यहाँ पे देखो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हवा है, हवा यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी को लगातार खाएगी। तो देखो ये जब यहाँ पे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया है, ये एंगल 53 डिग्री से कम है ना 45 डिग्री, तो इसका मतलब ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एयर है, हवा ने मैकेनिकल एनर्जी को खाया है। यहाँ पे इस पोजीशन पे क्यों नहीं पहुंचा ये ब्लॉक, ये बॉब 53 डिग्री एंगल पे नहीं पहुंचा, हवा नहीं होती तो ये 53 डिग्री एंगल पे यहाँ पे पहुंचता है ऐसे, यहाँ पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आता। अगर हवा नहीं होती तो, अगर हवा नहीं होती तो फिर वापस आता, यहाँ पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आता। अगर हवा नहीं होती तो ये ऑसिलेशंस कंटिन्यू रहती, लेकिन अब हवा है, और प्रैक्टिकली मैंने क्या पाया, जब ये रेस्ट से रेस्ट आया फर्स्ट टाइम तो ये एंगल कितना पाया मैंने 45 डिग्री, और जो कि 53 डिग्री से कम होना भी चाहिए, जायज बात है, क्योंकि यहाँ पे हवा मैकेनिकल एनर्जी को खाएगी लगातार। तो इस बॉब की मैकेनिकल एनर्जी लगातार कम होती जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल लगातार कम। तो फाइनली कुछ टाइम बाद में ये ऐसे हल्का हल्का ऑसिलेट होता होता यहाँ पे रुक जाएगा, रेस्ट पे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, यहाँ पे रुका रहेगा फिर, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, मैंने इस ए पोजीशन से इस बॉब को रेस्ट से रिलीज किया, रफ्तार बढ़ी, मैक्सिमम हुई, फिर रफ्तार घटती घटती 0 हुई, तो ये पोजीशन मुझे 45 डिग्री मिली। तो ए से बी तक वर्क डन बाय ए रेजिस्टेंस फोर्स फाइंड आउट करना था, और वो कितना मिला, कितना आया, माइनस 0.214 जूल। तो नेक्स्ट लेक्चर में और न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर ही बेस्ड, और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।